नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम घर पर। लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्लासेस पढ़ती हैं ये चैनल पे तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इनका लाभ ले सकें। पढ़ रहे थे फाउंडेशन क्लासेस में जो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका लेके में ये की छठी और अंतिम क्लास है। अगली जो 2 क्लासेस होंगी हमारी वो इन्हीं 6 क्लासों के बेस पे एमसीक्यू होंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। सभी लोग जो है क्लासेस को देखें और शेयर करें। क्लासेस आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं यूपीएससी के थ्रू या फिर उत्तर प्रदेश बीसी जीएस है किसी भी एग्ज़ाम में अगर के लिए भी बहुत। आज हम कुछ बचे हैं हमारे जिलों को देखेंगे उसके बाद में ये क्लास और बाद फिर आपका हम चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ा। ये स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखेंगे आज का हमारा पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होना। पहला डिस्ट्रिक्ट है आपका झांसी। ये सबको पता होगा। बूंदे लहर बोलो हमने सुनी खूब लड़ी मर्दानी हो तो कौन नहीं जानता जामिना नमन है ऐसे महिला क्रांति को। तो झांसी में देखेंगे झांसी में क्या है। तो झांसी में है एक तो है आपका झांसी का किला। क्या है? झांसी का किला। और क्या है? राजकीय संग्रहालय। तो राजकीय संग्रहालय कहाँ? ये अभी आपका राजकीय है भी झांसी। अगला है आपका बरुआ सागर झील। आपका बरुआ सागर बरुआ सागर झील। बरुआ सागर झील जो है आपका है बरुआ सागर झील आपकी कहाँ? ये भी आपकी कहाँ पे? झांसी। झांसी में 3 चीज़ें हुई। कौन सा? झांसी का किला, राजकीय संग्रहालय और बरुआ सागर झील। अगला पॉइंट है 1853 ईस्वी में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति कहते हैं। राज्य हड़प नीति की मतलब जो राजा महाराजा थे जिनके राज थे उनको हड़प तो क्या कहते थे? जहाँ हड़प नीति कहते थे। हड़प नीति के माध्यम से झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया। अब यहाँ से आपके इस एक ही लाइन से आपके देखिए कितने क्वेश्चन बनाता है। पहला जो हड़प नीति है इसको किसने स्टार्ट किया? किसने किसके द्वारा शुरू किया गया था? कौन हो जाएगा? डलहौजी के द्वारा। झांसी को डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत कब अपने में विलीन किया था? तो आपका हो जाएगा क्या? 1853 हो। ठीक है। ये सॉरी जो राज्य हड़प नीति है इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जनक कौन थे या पिता कौन थे? तो वो आपके कौन थे? डलहौजी। अगला है आपका 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। ठीक है। कौन था? जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज से इनका युद्ध हो रहा था। ये शहीद हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान। तो जो राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका झांसी में। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान। आगे देखेंगे झांसी से इतनी चीज़ें और जब हम आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाएंगे उसमें हम जो झांसी की रानी हमारी लक्ष्मीबाई जी हैं के बारे में की जानकारी। अगला क्लास अगली जिला देखेंगे कौन सा है। और अगला जिला है जालौन। क्या है? जालौन। जालौन का जिला मुख्यालय क्या है? उरई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जिले का नाम और उसका मुख्यालय अलग हो गया इसलिए मैंने आपको क्या लिख दिया कि जिला मुख्यालय। मैंने आपको बताया था कि कुछ जिले हैं जिनके कि जिले मुख्यालय जिले के नाम न होकर के दूसरे हैं। तो उसी में से एक कौन सा है? जालौन। जैसे हमने आपको बताया था फर्रुखाबाद का हमने आपका बताया फतेहगढ़। क्या बताया था आपको? फतेहगढ़।
जालौन का उरई, ऐसे ही आपको बताया था, कुशीनगर का बताया था, गौतम बुद्ध नगर का बताया था। ये हम आपको डिटेल में एक जगह पे पूरा बता देंगे कि किस जिले के जो मुख्यालय हैं वो उनके नाम से भिन्न है। जालौन में और क्या है? जालौन में एक तो है आपका 84 गुंबद, लंका मीना, जगम्मनपुर किला। कौन सा? जगम्मनपुर किला। और रामपुर का। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रामपुर का किला तो रामपुर में होगा, नहीं। जो रामपुर का किला है ये आपका कहाँ है? ये आपका जालौन में। अगला है पचनदा, पचनाता, पचनादा हो गया। पचनादा नामक स्थान पर 5 नदियों का संगम होता है। जालौन में एक स्थान है पचनदा, पचनदा है नामक स्थान है, वहाँ पे 5 नदियों का क्या होता है? संगम होता है। अब अगला पॉइंट है, जालौन 3 नदियों यमुना, बेतवा तथा पाहुज से घिरा हुआ है। जालौन डिस्ट्रिक्ट है 3 नदियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी नदी है आपकी? यमुना है, बेतवा है और पाहुज नदी है। कौन सी नदी? पाहुज नदी से आपका जालौन डिस्ट्रिक्ट घिरा हुआ है। जालौन से इतनी चीजें याद रखेंगे। जालौन से सबसे मुख्य है उसका क्या है? जिला मुख्य। अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है हमारा ललितपुर। क्या है? ललितपुर। और ललितपुर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है आपका। ललितपुर में क्या है? ललितपुर में आपको दशावतार मंदिर देखने को मिलेगा, देवगढ़ देखने को मिलेगा, राजघाट बांध। इंपॉर्टेंट, आपसे बांधों में पूछ लेता है कि राजघाट बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो राजघाट बांध आपका कहाँ है? ललितपुर में है। माता टीला बांध ये कहाँ पे है? ये भी आपका कहाँ पे है? ललितपुर में। कौन सा? माता टीला बांध। अब ये है किस नदी पे? तो माता टीला बांध ये आपका बेतवा नदी, बेतवा नदी। हाँ, जो आपका बेतवा नदी पर है। अगर ये आपसे पूछ ले कि जो माता टीला बांध बहुउद्देशीय परियोजना है ये किसके किसके बीच में है? यूपी प्लस के बीच में है, यूपी और एमपी। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र यूरेनियम का स्रोत ललितपुर है। यूरेनियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो परमाणु बम है किस चीज़ का उपयोग करते हैं? यूरेनियम का उपयोग करते हैं। आपने जो तापीय विद्युत संयंत्र है सुना होगा, तापीय विद्युत संयंत्र जिससे हम बिजली बनाते हैं, तो यूरेनियम इतना महत्वपूर्ण है। आप ये ऐसा समझिए कि अगर हमारे पास इतना यूरेनियम है, इस पेन के बराबर अगर हमारे पास यूरेनियम है, और अगर इस यूरेनियम को हटा दिया जाए, मतलब इसका इसका दहन कर दिया जाए, तो उससे हमें इतनी ऊर्जा, इतनी मतलब उससे हम टरबाइन चला करके इतनी हम बिजली बना सकते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि मान के चलिए आप 1 से 2 साल तक पूरे भारत को इतने यूरेनियम से। तो यूरेनियम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। अब यूरेनियम जो है राज्य का एकमात्र ऐसा स्थान है ललितपुर जहाँ से यूरेनियम बहुत बहुत मतलब उसके स्रोत हैं कहीं कहीं। मिला या नहीं मिला, कैसा है, किस कोटि का है, में कितना ज़्यादा उसको दहन करने पे हमें ऊर्जा मिलेगी, पे डिपेंड करता है। लेकिन यूरेनियम जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूरेनियम जो है मात्र का एक स्रोत उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में है? इसमें है ललितपुर में। तो इसलिए ये आपका बहुत महत्व। महावीर स्वामी वन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? ललितपुर में। कहाँ पे है? ललितपुर में। कौन सा? महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर में है। ललितपुर जो है आपका मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा है। तीन ओर से किससे घिरा है? मध्य प्रदेश राज्य से आपका ललितपुर जिला घिरा है। ललितपुर जिले से इन बातों को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला जिला है हमारा मिर्जा। कौन सा? मिर्जापुर। कौन सा वाला? आप सबको पता होगा, मुन्ना भैया और पाठी। मिर्जापुर में क्या है आपका? चुनार का किला है। क्या है? चुनार का किला है। पिपरी बांध है। क्या है? पिपरी बांध है। और टांडा वाटरफॉल है। क्या है? टांडा वाटरफॉल है। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद क्या है? कालीन उद्योग। कालीन भैया तो कालीन भैया मिर्जापुर। वो पता आप सबको, तो आप सब तो जानते होंगे क्योंकि सीरीज इतना ज़्यादा देखते होंगे। मिर्जापुर 3 भी आने वाली है बहुत ही जल्द। मिर्जापुर से याद रखेंगे चुनार का किला, पिपरी बांध, टांडा वाटरफॉल और कालीन उद्योग। अगला जिला, अगला जिला है हमारा भदोही। क्या? भदोही। भदोही में आपको क्या मिलेगा? सीतामढ़ी मिलेगा और चकवा महावीर मिलेगा। यहाँ का भदोही का जो ओडीओपी वो क्या है आपका? कारपेट। क्या है? कारपेट। अब देखा आपने कि जो मिर्जापुर था उसका था कालीन ओडीओपी, लेकिन भदोही का क्या है? कारपेट है।
इसे कारपेट सिटी भी कहा, जो भदोही शहर है इसे क्या कहते हैं, कारपेट सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कारपेट है वो विश्व में मतलब दूसरे देशों में भी निर्यात की जाती हैं, जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कारपेट सिटी भी। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये कहाँ पे है, ये आपका भदोही में है। कहाँ पे है, भदोही में है। ये आपका महत्वपूर्ण, अगर आपसे पूछ ले भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में है या किस स्थान पर है, तो आपका हो जाएगा अगला जिला। अगला जिला है हमारा सोनभद्र। क्या, सोनभद्र जिला। सोनभद्र जनपद से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के पुरातात्विक प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर आपसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का के उस जनपद का नाम बताइए जहां पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों ही कालों के क्या प्राप्त हुए, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, तो कौन सा जिला है, तो आपको बताना होगा कौन सा जिला, सोनभद्र जिला। अगला है, सोनभद्र जनपद की सीमाएं 4 निकटवर्ती राज्यों से लगती हैं। कितने, 4 निकटवर्ती राज्यों से लगती हैं। अब अगर आपसे पूछे कौन कौन से हैं वो 4 निकटवर्ती राज्य, एक तो है आपका बिहार, क्या है, बिहार है, आपका झारखंड, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, से लिख लीजिए, और चौथा है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। तो जो हमारा जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो सीमाएं हैं वो 4 राज्यों से लगती हैं, और ये सबसे ज़्यादा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी की सीमाएं सबसे अधिक राज्यों से लगती हैं। इससे बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। सोनभद्र जिला 4 राज्यीय सीमा मतलब 4 राज्यों से सीमा बनाता है। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो ललितपुर जिला है, क्या ललितपुर जिला है, ललितपुर जिला है, इसकी सीमाएं तो एक ही राज्य से लगती हैं, कौन सा है वो, एमपी है। लेकिन ये ऐसे इनको नीचे इस तरह से लटका हुआ है, इसके 3 साइड में क्या है, 3 साइड में आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे ऐसे आकर के ये यहाँ यूपी से जुड़ा है, इस इतने से छोटे से एरिया से। इसमें जो है 3 तरफ से ये किससे घिरा है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला, मात्र एक ऐसा जिला जो 3 तरफ से किसी राज्य से घिरा है, तो वो आपका ललितपुर है। इस राज्य से घिरा है तो वो आपका मध्य प्रदेश आएगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। सोनभद्र का जिला जो है, सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा, और ललितपुर जिला जो है वो अपनी 3 तरफ की सीमाएं मध्य प्रदेश के साथ। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है, सोनभद्र को भारत की पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे बिजली उत्पादन के कई सारे संयंत्र लगे हुए हैं, और वहाँ से बिजली उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, यह एक औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ प्रमुख रूप से बॉक्साइट, क्या बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला, सोना और भी जो है अलग प्रकार के दूसरे खनिज पाए जाते हैं। मुख्य रूप से आपका बॉक्साइट पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, कोयला पाया जाता है और सोना पाया जाता है। सोने के लिए कौन सी मूवी आई थी आप बताएं, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, ये कहाँ पे है, कर्नाटक, कोलार गोल्ड फील्ड। लेकिन सोना कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, आपका जो सोनभद्र जिला है उसमें भी आपके सोना पाया जाता है। इसका जो जिला मुख्यालय है वो भी अलग है, तो वो ये जिला मुख्यालय इसका क्या है, रावर्ट्सगंज, क्या है, रावर्ट्सगंज। सोनभद्र जिले का जो जिला मुख्यालय क्या हो गया आपका, रावर्ट्सगंज। सोनभद्र जिले से आप इतनी बातें याद रखेंगे। अगले जिले की बड़ा बहन, अगला हमारा जिला है आजमगढ़। क्या, आजमगढ़। आजमगढ़ में ऐसा कुछ खास है नहीं, सिर्फ 1-2 लाइन है, तो इसको आप याद रखेंगे। पहला है आपका भंवरनाथ मंदिर, क्या, भंवरनाथ मंदिर, ऋषि दुर्वासा आश्रम, तो थोड़ा सा याद रखिए, तो ऋषि दुर्वासा आश्रम, देवल आश्रम और दत्तात्रेय आश्रम, क्या, दत्तात्रेय आश्रम, सॉरी। तो यहाँ का जो ओडीओपी है वो क्या है, काली मिट्टी के बर्तन, क्या है, काली मिट्टी के बर्तन, आजमगढ़ का क्या है, ओडीओ। आजमगढ़ से सिर्फ इतनी चीज़ें हैं।
अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला जिला है हमारा मऊ। क्या? मऊ में क्या है? मऊ में आपको बंदेवी मिलता है, बेलवारी घाटी मिलता है, तमसा नदी के तट पर। मऊ किस नदी के तट पर है? आपकी तमसा नदी के तट। तमसा नदी के तट पर मऊ जिला क्या है? स्थित है। मऊ का नाम पहले मऊनाथ भंजन था। मऊ जिला जो है इसका पुराना नाम पहले क्या था? मऊनाथ भंजन था। मऊनाथ। मऊ के मधुबन में सम्राट हर्षवर्धन का महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ। अब अगर आपसे पूछे जो सम्राट हर्षवर्धन थे का जो एक अभिलेख था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है मऊ के? तो मऊ के मधुबन एक स्थान है, वहां से जो है सम्राट हर्षवर्धन का एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुआ। अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। अगला है बलिया। क्या प्रसिद्ध है? बलिया के बागी। क्या? बलिया के बागी। बलिया में देखेंगे क्या है? ददरी मेला है, रघु मंदिर है, परिशर मुनि आश्रम है, ओडीओपी का बिंदी उत्पाद है। क्या? बिंदी उत्पाद। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखना। सुहाग नगरी हमने आपको क्या बताया था? सुहाग नगरी। सुहाग नगरी आपको क्या बताया था? फिरोजाबाद। क्या बताया था? फिरोजाबाद। सुहाग नगरी आपकी क्या थी? फिरोजाबाद। और आपका बिंदी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है आपका बलिया। ये नहीं सोचेगा कि मतलब सुहाग के बारे में बिंदी आया तो आप फिरोजाबाद लगा दो। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उत्पाद के लिए, और खासकर कांच चूड़ियों के लिए। चूड़ियों। ठीक है। महाजनपद काल में बलिया कोशल राज्य के अधीन था। अधीन था बलिया राज्य। सॉरी, बलिया जो है महाजनपद काल में बलिया कोशल राज्य के अधीन था। मंगल पांडे का जन्म बलिया के नगवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। मंगल पांडे जो हमारे क्रांतिकारी थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बलिया के नगवा गांव में। तो कहाँ पे? नगवा गांव में हुआ। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय चंदू पांडे ने 10 अगस्त 1942 को बलिया में अपनी अस्थायी सरकार स्थापित कर ली थी। क्या? बलिया में एक चित्तू पांडे जी थे, जब हमारे देश को आज़ाद कराने के क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय पे क्या था, जो एक चित्तू पांडे जी थे, इन्होंने बलिया में अपने आप को घोषित कर दिया था कि यहाँ पे हमारी सरकार है, अंग्रेजों का हम पे कोई भी आधिपत्य नहीं है। और इन्होंने अपने आप को क्या किया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था और अपनी एक अस्थायी सरकार का गठन कर लिया था। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? वो आपका हो जाएगा बलिया में। किसने किया था? तो आपका हो जाएगा चित्तू पांडे। इसमें चित्तू पांडे के द्वारा। या फिर ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बलिया में चित्तू पांडे ने 10 10 अगस्त 1942 को एक अस्थायी सरकार का गठन किया था, किस आंदोलन के दौरान? तो आपको आंदोलन दे देगा, भारत छोड़ो आंदोलन, 1857 का आंदोलन। तो इस तरह से आपको आंदोलन दे करके पूछ सकता है। एक ही लाइन से आप 3 से 4 प्रश्न ऐसे ही एग्जामिनर पूछता है। क्यों? क्योंकि वो आपको उलझा देता है। आपने सीधा-सीधा पढ़ लिया कि हाँ, चित्तू पांडे बलिया अस्थायी सरकार का गठन। अब उसने घुमा दिया आपसे, पूछ जो आपको आता था वो उसने खुद बता दिया, और जो नहीं आता था आपको वो उसने आपसे पूछ लिया। तो कन्फ्यूज़ हो गए। फिर कोई भी बच्चा यही पढ़ेगा कि हाँ, 10 अगस्त 1942 बलिया में स्थायी सरकार का गठन, चित्तू पांडे। नहीं, लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन अब इतना है, एक-एक सीट पे 2-2 हज़ार बच्चा है। तो फिर अब 2 हज़ार बच्चा है तो उसमें सब पढ़ रहे हैं, तो इतना तो सब पढ़ जाएँगे कि हाँ, चित्तू पांडे बलिया 1942 अस्थायी सरकार का गठन। लेकिन ये ऊपर वाली लाइन जो है शायद उनमें से आधे से कम ही बच्चे पढ़ेंगे। तो जो चीज़ों को सँभल के पढ़ेगा वही एग्ज़ाम में सफल होने वाला है। यह प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो बलिया जिला है, ये पूर्व में अपनी सीमा किससे बनाता है? बिहार से बनाता है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ये पूर्वी जिला आपका हो गया बलिया। अब अगर आपसे पूछे पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला आपका कौन सा है? पश्चिमी जिला है आपका शामली। क्या है? शामली। उत्तरी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। क्या? सहारन। दक्षिणी जिला आपका, दक्षिणी जिला हो जाएगा आपका सोन। सोन। आपको याद रखना है
उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र। बलिया से इतनी चीजें याद रखेंगे। अगले प्रश्न, अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे और हमारा अगला जिला है बस्ती। क्या? बस्ती जिला है हमारा। बस्ती जिले से देखेंगे क्या है। बस्ती जिले से आपको याद रखना है कि बस्ती जिले का जो ओडीओपी है वो क्या है, आपका काष्ठ कला है। और प्राचीन काल में बस्ती के आसपास का क्षेत्र कौशल राज्य का हिस्सा। बस्ती से बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 2 लाइन मैंने आपको लिखी हैं क्योंकि कोई भी जिला स्किप नहीं किया। पता बाद में आप कमेंट करो सर आपने एक जिला छोड़ दिया, 74 ही पढ़ा है, कि हमने उसका नाम भी ले लिया है। अगला है सिद्धार्थनगर। क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थनगर का जिला मुख्यालय क्या है? नौगढ़। क्या है? नौगढ़। ये इसका भी जिला मुख्यालय जो है सिद्धार्थनगर ना होकर के दूसरी जगह क्या है? नौगढ़। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? पिपराहवा स्फूर्त। क्या मिलता है? पिपराहवा स्फूर्त, पलटा देवी, कपिल वस्तु। कपिल वस्तु स्थान कहाँ पे है? आपका सिद्धार्थनगर में। और क्या है? मजार शाह अब्दुल रसूल। कौन? मजार शाह अब्दुल रसूल। इन्हें क्या कहते थे? मीरा बाबा। मीरा बाबा। ये मीरा बाबा नाम से अभी है, मीरा बाबा। ठीक है। यहाँ का जो एक जिला एक उत्पाद है काला नमक चावल। ये आपके एग्जाम के पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप कई एग्जाम्स में देखा गया है कि आपसे पूछा जाता है कि काला नमक चावल कहाँ का है, कहाँ का प्रसिद्ध है। काला नमक चावल का वो जो जीआई टैग है वो किसके पास है? तो इसका जीआई, काला नमक चावल का जो जीआई टैग है ये भी आपका सिद्धार्थ जीआई टैग है, ये भी सिद्धार्थनगर। काला नमक चावल आपको याद रखना है कहाँ पे? कहाँ पे? सिद्धार्थनगर। इस जनपद का नामकरण गौतम बुद्ध के बाल्यावस्था के नाम सिद्धार्थ के नाम पर हुआ। जो सिद्धार्थनगर है इसका जो नामकरण है, हमारे गौतम बुद्ध जी थे, उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसी बेस पे इसका नाम रखा गया क्या? सिद्धार्थ नगर। शाक्य गणराज्य के अवशेष तथा अनेक बौद्ध विहार के खंडहर यहाँ पिपराहवा में मौजूद हैं। कौन से गणराज्य के? शाक्य गणराज्य के। शाक्य गणराज्य के अवशेष और जो बिहार बौद्ध विहार स्तूप और उसके खंडहर जो हैं बहुत ज़्यादा कहाँ पे मिले हैं? सिद्धार्थनगर के पिपराहवा। पिपराहवा एक स्थान है वहाँ से। सिद्धार्थनगर से इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, 4-5 पॉइंट है। अगली बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला है हमारा संत कबीरनगर। क्या? संत कबीरनगर। संत कबीरनगर का जिला मुख्यालय क्या है आपका? खलीलाबाद। क्या है? खलीलाबाद। तमा बखीरा झील और कबीर निर्वाण स्थली कहाँ पे? मगहर में। ये आपका कहाँ है? संत कबीरनगर। यह उत्कृष्ट होजरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? होजरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? संत कबीरनगर। यहाँ पे तमा बखीरा झील है और कबीर निर्माण स्थली यानी कि मगहर में है। यहाँ पे क्या है? होजरी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जिला, अगला जिला है हमारा सहारनपुर। सहारनपुर से देखेंगे तो सहारनपुर में क्या है? शाकंभरी देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? शाकंभरी देवी मंदिर। शाकंभरी देवी मंदिर ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आप याद रखें। सहारनपुर कृषि उत्पादों गन्ना, गन्ना, गेहूं, चावल और कपास आदि का प्रमुख क्षेत्र है। क्योंकि आपका कहाँ पे पड़ता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उधर जो हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है वो थोड़ा-सा पंजाब और उधर लांघते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अच्छी खासी बारिश होती है। इस वजह से क्या है कि वहाँ पे गेहूँ है, गन्ना है, इन सब क्योंकि फसल क्या है? पैदावार अच्छी होती है। यह क्षेत्र काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के। सहारनपुर क्षेत्र है वो आपका काष्ठ कला के लिए, काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे अगला जिला। अगला जिला है हमारा मुजफ्फरनगर। क्या? मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर में कौन-कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी? नेहरू पार्क मिलेगा, शुक्रताल की नक्षत्र वाटिका मिलेगी। क्या मिलेगा? शुक्रताल की नक्षत्र वाटिका। यहाँ का जो ओडीओपी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? गुड़। क्या है? गुड़। अब गुड़ एक और जिले का भी है, वो आप बताएँगे किस जिले का गुड़ है वो? मुजफ्फरनगर एनसीआर का हिस्सा है, एनसीआर का, एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं?
8, कितने जिले शामिल हैं? 8। और संभावित कितने हैं? 4, यानी कि 4 और जिले हैं जिन्हें एनसीआर में सम्मिलित होने की क्या है? संभावना है, प्रस्तावित है, आप ये कह सकते हैं, संभावना नहीं, प्रस्तावित है। वर्तमान में एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 8, प्रस्तावित कितने हैं आप उत्तर प्रदेश के जिले? 4। प्रदेश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जनपद कौन सा है? मुझे चीनी और गुड़ उत्पादन यहाँ का महत्वपूर्ण उद्योग है। तो चीनी उत्पादन है और गुड़ उद्योग यहाँ का क्या है? महत्वपूर्ण उद्योग है। इस जिले को कृषि प्रधान जिला भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे हम कृषि प्रधान जिला कहते हैं, और आपको ऑप्शन दे दे सहारनपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर, तो आपको बताना है क्या? मुजफ्फरनगर। अगला है, इसे भारत का चीनी बाउल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीनी बहुत ज़्यादा होती है। क्या हो जाएगा? इसे भारत का चीनी बाउल भी कहते हैं। हमारा अगला और अंतिम यानी कि 75th जिला है। अब तक की हमने जर्नी में 24 डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए हैं, और ये शामली जो है हमारा अंतिम जिला है। ये क्या है? ये जो है हमारा सब उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला भी है। सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? पीर बिडोली मिलेगा, कर्ण का तालाब मिलेगा और जैन मंदिर। ओडीओपी यहाँ का क्या है? लोहे की कला, लोहे की चीज़ें, और मतलब कोई चीज़ बनाना, तो लोहे की कारीगरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई। 1857 में क्रांतिकारी मोहन सिंह, कौन? मोहन सिंह और सैयद पठान ने यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध मोहन सिंह और सैयद पठान ने संघर्ष कहाँ से किया था? वो आपका हो जाएगा शामली। शामली में निर्मित किए जाने वाले रिम एवं एक्सल की मांग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। अब कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि रिम क्या होता है, आपका एक्सल क्या होता है। हम आपको बताते हैं कि रिम क्या होता है और एक्सल। आप सभी लोगों ने साइकिल देखी होगी, क्या साइकिल देखी होगी? साइकिल में जो पहिया होता है उसमें टायर, जो टायर होता है, टायर जिसके ऊपर चढ़ा होता है, एक गोल गोल सा अंदर स्टील का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिम बोलते हैं। पहले मोटरसाइकिल में भी क्या आती थी? इसी तरह की रिम आती थी, और उससे फिर एक बीच में एक धुरी होती थी जिसमें कि तीली फंसती थी, और वो फिर रिम में जाकर के टाइट होती। तो जो बीच में होती उन्हें तीलियां कहते थे। जहाँ से वो फंसी होती थी बेस में, तो उसे बोलते थे क्या? धुरी या धुरा बोलते थे। और जो उसके चारों ओर का एरिया होता था उसे क्या बोलते थे? रिम। वो क्या है? रिम। ये आपका हो गया। अब एक्सल क्या होता है? एक्सल जो है आपकी जो फोर व्हीलर है उनमें पड़ता है, चाहे वो आपका ट्रक हो गया, चाहे वो आपका बस हो गया, चाहे वो आपका गाड़ी हो गई, चाहे वो पिकअप हो गया, डाला हो गया, जिससे कि हम दोनों तरफ के पहियों को घुमाते हैं। एक इधर भी पहिया है, एक इधर भी पहिया है। तो क्या है कि उस पहिए से लेकर के बीच में एक वो रखा लगा होता है जहाँ पे कि शाफ्ट से घूमता है, तो वहाँ से शाफ्ट के पास से उन पहियों की जो कनेक्टिविटी वो एक्सल के थ्रू होती है। आपने सुना होगा कि हाँ यार उसका एक्सल टूट गया, वो चीज़ क्या होती है? एक्सल होती है। शामली में जो रिम और एक्सल का उत्पादन होता है उसकी जो डिमांड है क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ पे आप सबने हमारे सामने उत्तर प्रदेश के 75 जिले देख लिए। जिलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण हमने आपको जानकारी दी। के साथ में हमारे ये जिले पूरे होते हैं, और आगे हम आपको 2 क्लासेज एमसीक्यू की देंगे इन्हीं जिलों के बेस पे। उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज हम ये उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सभी लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे।